बिना पीछे देखे अचानक रोक देते हैं। पीछे आ रही बाइक या स्कूटी वाले ब्रेक मारे, गिरे या मरे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स के केसेस और वीडियोस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, जहां 10 रुपए की सवारी के चक्कर में सामने वाले की जान जोखिम में डालते हुए ये ई रिक्शा वाले अचानक कट मार देते हैं। जब एक ई रिक्शा वाले ने पुलिया के एक बिजी रोड पे यू टर्न मार दिया और मोटरसाइकिल पे आ रहे एक 21 साल के लड़के की ई रिक्शा से टकराने की वजह से मौत हो गई। ई रिक्शा की कैपेसिटी होती है सिर्फ 4 लोगों की, लेकिन स्कूल टाइम पर उसमें 10 से 12 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं। बच्चे सिर्फ सीट पर नहीं, ड्राइवर के बगल में, पीछे डंडे पर और आधे हवा में लटके होते हैं। हो सकता है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे प्रोफेसर, इतना तो चलता है, हम भी तो ऑटो में लटक लटक के आते थे। बात ये नहीं है। इस बात को समझो कि ई रिक्शा का सीन काफी अलग है। ई रिक्शा का स्ट्रक्चर काफी हल्का होता है। जब आप उसमें 200 बच्चे और उनके 5-5 किलो के बैग्स भर देते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस ओवरलोडिंग या ओवरक्राउडिंग की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, उसमें इन स्कूल स्टूडेंट्स की सीवियर इंजरी या मौत सिर्फ तब तक दूर है जब तक ई रिक्शा का वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर एक शार्प टर्न नहीं ले रहा या फिर कोई बड़ा गड्ढा नहीं आ जाता। जैसे ही ऐसा हुआ, ई रिक्शा इतना अनबैलेंस्ड व्हीकल है कि वो तुरंत ही पलट जाता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया में ई रिक्शा की कहानी लगभग 30 साल पहले 1995 में शुरू हुई, जब डॉक्टर अनिल राजवंशी लखनऊ गए हुए थे। इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री मिल चुका है डॉक्टर अनिल राजवंशी को साल 2022 में, और ये 1981 से ही निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपने शहर लखनऊ में देखा कि कैसे दुबले पतले साइकिल रिक्शा वाले पसीने में लथपथ होकर सवारियां खींच रहे हैं। 21st सेंचुरी आने वाली है और आज भी इंसान को जानवर की तरह खींच रहा है। ये बड़ी ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी और टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने इसे बदलने की ठानी। लखनऊ से महाराष्ट्र वापस आते ही नारी इंस्टीट्यूट में इन्होंने तय किया कि वो इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और यहीं से साल 1995 में भारत में ई रिक्शा का पहला प्रोटोटाइप बनने की शुरुआत हुई। एग्जिस्टिंग साइकिल रिक्शा का जो मॉडल था, अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने उसे मॉडिफाई करना शुरू किया, और शुरू से ही ये बात उनके दिमाग में एकदम क्लियर थी कि उन्हें 2 प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो ई रिक्शा वो बनाएंगे उन्हें वो सस्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोगों वाली चीज नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि उन्हें उस ई रिक्शा के मॉडल को इंडियन सड़कों के लायक बनाना पड़ेगा। फिर अगले कुछ सालों में उन्होंने मोटर, बैटरी और चेसिस का इस्तेमाल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे सके और लोड भी उठा सके। पूरे 5 सालों तक अलग अलग प्रोटोटाइप्स पे काम किया और फाइनली साल 2000 में जन्म हुआ एलेक्सा का। एलेक्सा इंडिया के पहले ई रिक्शा के रूप में ऑफिशियली दुनिया के सामने आया। एलेक्सा का मतलब था इलेक्ट्रिक रिक्शा। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंट किया। अब एक तरफ डॉक्टर राजवंशी ने ये तो दिखा दिया कि इंडिया में भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बन सकता है, और दूसरी तरफ अपने देश में प्रोडक्ट रेडी होने के बावजूद भी सिस्टम रेडी नहीं था। डॉक्टर राजवंशी ने कई कंपनीज और पॉलिटिशियंस को अप्रोच किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त की लेड एसिड बैटरीज भारी थी और महंगी थी, प्लस सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी नहीं थी, इसलिए कोई बड़ी कंपनी से मास प्रोड्यूस करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। एलेक्सा एक शानदार इन्वेंशन होने के बावजूद भी मास मार्केट में नहीं आ पाया। फिर काफी साल बीत गए और ई रिक्शा का आइडिया इंडिया में ठंडा पड़ गया। लेकिन साल 2012 आते आते दिल्ली में चाइनीज पार्ट्स वाले जुगाड़ू ई रिक्शास की बाढ़ सी आ गई। अगले 2 सालों में ई रिक्शास अनकंट्रोलेबली पूरे शहर में फैलने लगे और कोई रेगुलेशन नहीं था, इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नाम का शब्द ई रिक्शा की दुनिया में था ही नहीं। फिर 2014 में ये नौबत आ गई कि हाई कोर्ट ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से ई रिक्शास को दिल्ली में बैन ही कर दिया। फिर इतने सालों बाद डॉक्टर अनिल राजवंशी पिक्चर में वापस आए, और जब सरकार और कोर्ट्स कंफ्यूज थे कि क्या करें, तब डॉक्टर अनिल राजवंशी ने गवर्नमेंट को समझाया कि टेक्नोलॉजी को बैन मत करो, उसे रेगुलेट करो। उन्होंने ही वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन सजेस्ट किए कि ई रिक्शा की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेफ्टी फीचर्स क्या होने चाहिए और इसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में कैसे फिट किया जाए। टेक्नोलॉजी को बैन मत करो, उसे रेगुलेट करो। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, पर रेगुलेट करने का मतलब सिर्फ एक नोटिस चिपकाना या 4 रूल बना देना नहीं है, जो हमारे नेता यूजुअली करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन, परमिट का वर्क फ्लो, ट्रेनिंग कंप्लीशन का प्रूफ, व्हीकल फिटनेस के रिकॉर्ड्स, वायलेशन का रिकॉर्ड, और एग्जीक्यूशन तभी होता है जब सरकार के पास एक प्रॉपर वर्क फ्लो हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे कंपनीज अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए उडू को यूज करती हैं। वर्क फ्लो, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशंस, रिमाइंडर्स, रिपोर्टिंग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। मतलब रेगुलेशन पेपर पे नहीं, प्रोसेस में होता है, और प्रोसेस को रन करने के लिए चाहिए टूल्स, और ये टूल्स प्रोवाइड करता है उडू, जो कि बिजनेसेस का पूरा सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट करता है, कस्टमर्स को रियल टाइम अपडेट्स देता है और हर ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखता है। बिजनेसेस में अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और काफी लोग उसके मैनेजमेंट में स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन उडू अकाउंटिंग इज दी सॉल्यूशन फॉर देम। उडू अकाउंटिंग एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के सारे पैसे के रिकॉर्ड्स एक जगह ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। जैसे ही आप सेल करते हो या इनवॉइस बनाते हो, उडू खुद से अकाउंटिंग एंट्री बना देता है। मतलब मैनुअल कैलकुलेशन कम, गलतियां और भी कम। इसमें इनवॉइसेस, बिल्स, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स सब कुछ कनेक्टेड होता है। आप बैंक को उडू से लिंक कर सकते हो, जिससे बैंक ट्रांजैक्शंस खुद सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और मैचिंग हो जाती है।
इसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। टैक्स का भी टेंशन नहीं, उडू जीएसटी वेट जैसे टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और रिपोर्ट्स रेडी देता है। मंथ एंड या ईयर एंड पर आपको बस एक क्लिक में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो रिपोर्ट मिल जाती है। सिंपल शब्दों में उडू अकाउंटिंग आपके बिजनेस का डिजिटल अकाउंटेंट है जो फास्ट है, एक्यूरेट है और आपको क्लियर पिक्चर देता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। उडू मॉडर्न बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखी है, अभी की अभी चेक करो। खैर, अब कानून तो बन गया, गाइडलाइंस भी आ गई और लगा कि सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा, लेकिन कागज के लिखे रूल्स और सड़क की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क निकला। डॉक्टर अनिल राजवंशी ने ई रिक्शाओं का फ्यूचर जो सोचा था, कहानी उससे एकदम अलग हो गई। आज 2025 आते आते वो ही ई रिक्शा जो डॉक्टर अनिल राजवंशी के हिसाब से एक सोल्यूशन होना चाहिए था, लोगों के लिए अब सर दर्द बन के रह गया है। पर जिस इंसान में थोड़ा भी दिमाग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से यही पूछेगा कि ई रिक्शा तो एक नॉन लिविंग थिंग है, आखिर उस बेजान व्हीकल की गलती कैसे हो सकती है? पक्का प्रॉब्लम कुछ और ही है। इंडिया में ई रिक्शाओं ने रोड्स की जो ऐसी तैसी कर रखी है ना, इसके पीछे हाथ सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग का तो नहीं हो सकता। फिर थोड़ा और डीपली मैंने फिगर आउट किया तो मुझे समझ आया कि इंडिया में हो रहे ई रिक्शा केओस के पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला फैक्टर तो वो जो इस नॉन लिविंग थिंग को यानी कि ई रिक्शा को चला रहे हैं, दैट इज ड्राइवर्स। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जिसकी वजह से ये व्हीकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन के नाम पर धब्बा है, यानी कि इसका डिजाइन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जिसने ई रिक्शाओं को ऐसे ही खुलेआम सड़क पर भेड़ बकरियों की तरह चलने के लिए छोड़ दिया है, यानी कि सरकार। मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल हैं। वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स एक डेंजरसली अनसेफ डब्बों के नीचे टायर लगा के उनको इंडियन रोड्स पे दौड़ा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग देश में ये डिसाइड करेंगे कि किस शहर के किस एरिया में कितने ई रिक्शा मैक्सिमम अलाउड होने चाहिए, वो कभी ई रिक्शाओं से होने वाली दिक्कतों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो सो कॉल्ड नेता या लॉ मेकर्स जब शहर में मूवमेंट करते हैं ना, तो उसे वीआईपी मूवमेंट बोला जाता है और उस समय पूरे शहर को रोक दिया जाता है। इसलिए इन्हें तो पता भी